गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आदर्श वाणी निकेतन से मैं सुमन एसएसटी की क्लास में 10th हिंदी मीडियम के एसएसटी की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में हम बात कर रहे थे योजना आयोग की कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। क्यों? भारत के जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, उसको एक क्रियान्वित रूप में चलाने के लिए और देश का सर्वांगीण विकास करने के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको भी शामिल किया गया। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका कार्य क्या था कि जो ये योजना आयोग है इसको सजेशन देना, इसके द्वारा जो निर्मित नीतियां हैं उन नीतियों का अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी, और जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को इसमें शामिल किया गया था। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीति आयोग की। यही योजना आयोग आगे जाकर परिवर्तित हो गया। यही योजना आयोग जो है ये आगे जाके परिवर्तित हो गया। इसका नाम जो है वो इस संस्था को परिवर्तित कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके हो गया नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 का इसका नाम चेंज कर दिया। क्या बना दिया इसको? नीति आयोग। और नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है। योजना बनाता है, ये सोचता है, बनाता है। थिंक मतलब होता है सोचना। टैंक तो आप जानते ही हो क्या होता है। और इसमें राज्यों को प्लस केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। राज्यों से कौन आएगा? मुख्यमंत्री, और इधर केंद्र शासित प्रदेशों से उप राज्यपाल। ये केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इस संस्था के माध्यम से संघवाद को बढ़ावा मिलता है। सभी लोग इसमें मिलकर काम करेंगे। केंद्र तो है ही है, केंद्र के साथ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी इसमें कदम से कदम मिला के देश हित में सहयोग करेंगे। इस हेतु नीति आयोग की स्थापना की गई। इसमें लोगों में एकता यानी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। अब स्टूडेंट्स, नीति आयोग में 2 पार्ट होते हैं। नीति आयोग के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है इसका थिंक हब, 2 हब है इसमें। एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है, एक तो है टीम इंडिया हब और दूसरी है ज्ञान और नवाचार। 2 इस प्रकार से इसकी क्या है, 2 हब बने हैं इसमें। नीति आयोग की स्थापना के मूल में जो केंद्र हैं वो ये दोनों ही हैं, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नवाचार हब। टीम इंडिया हब में कौन है? राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ शामिल करने का कार्य करता है। ये जो टीम इंडिया हब है इसका काम क्या है? ये राज्यों को शामिल करता है केंद्र सरकार के साथ में। ये हो गया टीम इंडिया हब। और ज्ञान और नवाचार हब जो नीति है ये थिंक क्षमताओं को मजबूत करती है। नीति आयोग सहयोगपूर्ण संघवाद पर आधारित एक क्रांतिकारी सुधार है। ये जो ज्ञान और नवाचार है ये क्या है? थिंक
टैंक है, इसमें सुझाव दिए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। अब उनको लागू करना नहीं करना वो आयोग का काम है, लेकिन यहाँ पर थिंकिंग का काम होता है, योजनाएं बनाने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से नीति आयोग जो है वो किस पर आधारित है? 2 केंद्र हैं इसके, एक टीम इंडिया हब, दूसरा ज्ञान और नवाचार हब। टीम इंडिया हब है वो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से जोड़ने का, उनमें आपस में खाई ना रहे, उनको आपस में जोड़ने का एक जरिया है। दूसरा ये जो ज्ञान और नवाचार मैंने आपको बताया है, ज्ञान और नवाचार जो है ये थिंक टैंक का काम करती है, यहाँ पर योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से चैप्टर नंबर 14 है ये आपका पूरा हो चुका है। इस चैप्टर से आपको छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे नीति आयोग के बारे में लिखिए। अब एक चीज इसमें और है गई, नीति आयोग की जो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, तो इसकी स्थापना होने के बाद में इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वर्तमान में नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत हैं। अध्यक्ष कहाँ? यहाँ लिख लीजिए, अध्यक्ष कौन है? पीएम मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। और अमिताभ कांत क्या है? इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। इस पर टिप्पणी पूछी जाती है नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी, और इसका अध्यक्ष वर्तमान समय में जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें ये थिंक टैंक का काम करती है भारत के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। इसमें 2 हब हैं, या इसके केंद्र भी हम कह सकते हैं, एक है टीम इंडिया और दूसरा है ज्ञान और नवाचार। टीम इंडिया में क्या है? टीम इंडिया में बनाया गया है राज्यों को केंद्र से जोड़ने का कार्य। और जो ज्ञान और नवाचार जो है ये एक थिंक टैंक का काम करती है आयोग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब अभी हम पढ़ेंगे हमारा न्यू टॉपिक में यही जो आर्थिक प्रवृत्तियां भारत में है उनके बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। अब हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां। जब चैप्टर 14 हम पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर उस समय भारत के सामने परिस्थितियां जो थी वो बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। भारत देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। भारत एक अविकसित राष्ट्र था। भारत का सारा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके चली गई थी, यहाँ कुछ नहीं था। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब अर्थव्यवस्था में बार बार एक वर्ड का यूज कर रही हूँ, अर्थव्यवस्था। पहले आप अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था में स्टूडेंट्स उत्पादन, एक देश का एक राष्ट्र का उत्पादन, व्यापार और
उपभोग। उत्पादन क्या होता है? आवश्यकताओं का सर्जन करना, आवश्यकताओं का सर्जन करना। व्यापार होता है लेन देन। उपभोग उन चीजों का उपयोग कितना किया गया। ये तीनों मिलाकर क्या बनाती हैं? अर्थव्यवस्था। इन तीनों क्षेत्रों का जो मिश्रित रूप है वो क्या कहलाता है? इन तीनों क्रियाओं से, चाहे उत्पादन की क्रिया हो, चाहे व्यापार की क्रिया हो, चाहे उपभोग की क्रिया हो, इन तीनों तंत्र से जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? अर्थव्यवस्था। इसका मतलब अगर आप ये पढ़ रहे हैं उत्पादन, व्यापार, उपभोग, तीनों में से कुछ भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तीनों तंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक है वो अर्थव्यवस्था है। अभी बात हम कर रहे थे स्वतंत्रता के समय की, तो स्वतंत्रता के समय भारत में क्या था? गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। इन समस्याओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत जो है वो एक अविकसित राष्ट्र था। अभी भी विकसित नहीं है भारत, अभी भी विकासशील राष्ट्र है। फिर स्वतंत्रता के बाद 1950 में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, भारत ने अपना आर्थिक विकास करना चाहा और आर्थिक विकास के डगर पर भारत निकला था योजना आयोग के माध्यम से। 1950 से लेके 1990 तक का काल, 1950 टू 90, इन वर्षों में भारत ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा सुधार किया देश की स्थिति में। और ये सुधार जो है वो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से संभव हुआ था। 1990 के दशक की बात है ये। कब की हम बात कर रहे हैं? 1990 के दशक की। दशक क्या होता है? 10 साल का काल। तो इन 1990 का जो दशक था ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ था। वो कैसे हुआ था? उदारीकरण और प्लस निजीकरण प्लस वैश्वीकरण। इन 10 सालों में इन तीनों के माध्यम से, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास की डगर पे सही तरीके से, यानी अगर हम ये कहें कि अगर विकास की पटरी पर चलना हमने शुरू किया इन तीनों के माध्यम से 1990 के दशक। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान समय में कैसी है? आप में से कोई बता सकता है? भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में कैसी है? एक अविकसित, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, पिछड़ी हुई, प्लस विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अविकसित प्लस पिछड़ी हुई और प्लस विकासशील। तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं के जो लक्षण हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलती है। आपने 9th क्लास में अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा होगा, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान समय में अविकसित, पिछड़ी हुई और विकासशील, तीनों ही प्रकार की ये जो अर्थव्यवस्था है इसके लक्षण भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इस तीनों ही अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। अब ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे ये बात साबित होती हो अभी जो मैंने कही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अविकसित है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? अविकसित है। ये बात कैसे साबित होती है? इसके कौन कौन से कारण हैं?
किस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो अविकसित है? सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज्यादा नहीं है, क्या है, कम है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। इसके अविकसित अर्थव्यवस्था होने का प्रतीक यही है कि भारत के जो व्यक्ति हैं उनकी आय का स्तर जो है, प्रति व्यक्ति आय है, वो कम। विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1590 अमेरिकी डॉलर थी। जो विश्व बैंक है उसके अनुसार जो भारतीय लोग हैं इनका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में कितना है, 1590 डॉलर। 1590, ये है 2015 के आंकड़े स्टूडेंट्स। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भारत विश्व में 170वें नंबर पर है। विश्व में भारत का सकल जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें भारत का कितना नंबर पे स्थान है? भारत का 170 नंबर पे है भारत। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ना केवल अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी देशों से कम है, बल्कि चाइना और श्रीलंका से भी हम बहुत पीछे हैं। यानी अग्रणी राष्ट्र हैं वो कौन से हैं? अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, चीन है, श्रीलंका भी हमसे आगे है। सकल प्रति व्यक्ति आय, इस प्रकार से हमारा जो विश्व में स्थान है वो कौन सा है? 170वां स्थान है, बहुत कम है हमारी प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय कम है तो जीवन का स्तर भी कैसा होगा? निम्न ही होगा। मैंने आपको बताया था आय से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जो पढ़ा लिखा होगा, स्वस्थ व्यक्ति होगा, ऑटोमेटिक उसकी आय है वो ज्यादा होगी। यहाँ भारत की आय है वो कम है तो यहाँ शिक्षा का स्तर भी कम होगा और स्वास्थ्य की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। औसत व्यक्ति आयु है वो भी कम होगी और शिशु मृत्यु दर है वो भी ज्यादा होगी। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं है, वो अविकसित है अभी भी। अगर विकसित होती तो हम विश्व में 170वें पायदान पे नहीं होते, हम भी अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, चाइना इनके बराबर में होते, इतने पीछे नहीं होते। जीवन की निम्न गुणवत्ता, अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, कि भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय तो निम्न है ही है। यहाँ का जीवन स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी क्या है? निम्न है। कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के दो सबसे प्रभावी निर्धारक और संकेतक हैं। किसी व्यक्ति का अगर हमें उसके जीवन का मूल्यांकन करना है तो हम किस आधार पे करते हैं स्टूडेंट्स? उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, शिक्षा से, भाई कितना पढ़ा लिखा, और स्वास्थ्य कैसा है, बीमार रहता है, बोना है, तगड़ा है, लंबा है,
कैसी स्थिति है उसकी। इन दोनों आधार पे ये दोनों संकेतक बहुत अच्छे हैं किसी भी राष्ट्र या किसी भी व्यक्ति का आकलन करने के लिए। कौन से? शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों के आधार पर हम व्यक्ति या देश का आकलन कर सकते हैं। इनके अभाव में आय भी क्या है? अर्थहीन है। पैसा भी क्या है? अर्थहीन है, उसका कोई मोल नहीं है। आप पढ़े लिखे ही नहीं, आप स्वस्थ नहीं रहते, आप करोड़पति है, वो पैसा क्या काम का? आप सही तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, वो पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा? मूल्यहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत ही कम पढ़ी लिखी हूं, लेकिन मैं बिस्किट बनाने का बिजनेस करती हूँ, मेरा फैक्ट्री बिस्किट की, और जो बिस्किट है वो मेरी फैक्ट्री में बन के तैयार होता है 7 रुपए। कितने रुपए में? 7 रुपए। अब मैं उसको मार्केट में 4 रुपए में बेचूंगी। बना कितने में? 7 में। मैं उसको 4 रुपए में बेचूंगी। मुझे लाभ होगा या नुकसान? आप कहेंगे नुकसान होगा मैडम। हाँ जी, नुकसान होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 10 रुपए में बेचती तो मुझे मुनाफा होता, लाभ होता। ये 4, 7 या 10, ये सोचने की क्षमता, ये जो गुण है, ये मेरे में कहां से आएगा? आपने भी अभी लाभ और हानि कहां से निकाली? आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे, आपको पता है इतना कम होता है, इतना ज्यादा होता है, ऐसा करने से नुकसान होगा और ऐसे करने से फायदा होगा। तो शिक्षा है वो व्यक्ति को बहुत ही गुणवान बना देती है। अगर स्टूडेंट्स आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी शिक्षा अच्छी है, तो इनकम आप कैसे भी कर लोगे, आय आप अपनी कैसे भी बढ़ा लोगे। लेकिन अगर आपका शैक्षिक स्तर या आपका स्वास्थ्य स्तर बहुत ही कमजोर है तो ध्यान रखिएगा, पैसा होते हुए भी नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो आगे आइए, भारत में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। भारत में शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही कमजोर है। यहाँ साक्षरता दर जो है वो इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04%। इतने लोग हैं वो भारत में, 100 में से 74 लोग पढ़े हुए हैं। ये हमारी साक्षरता की स्थिति है स्टूडेंट्स। पूरे देश की 74.04% जो लोग हैं वो भारत के एजुकेटेड हैं। जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग, हमारी जो 125 करोड़ से ऊपर जो जनसंख्या है इसका लगभग 1/4 भाग तो आज भी निरक्षर है, अक्षरों का ज्ञान उसको नहीं है। 1/4 हमारी जनसंख्या का 1/4 भाग जो है वो आज भी निरक्षर है। स्वास्थ्य स्तर को जन्म के समय जीवन प्रत्याशिता से मापा जा सकता है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में 2014 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशिता 68 वर्ष थी। 2014 68 वर्ष थी 2014 में। यह जापान और चाइना की तुलना में बहुत ही कम है। जापान और चाइना में जो है
वो जीवन की प्रत्याशा जो है वो 68 नहीं है, वहां की ज्यादा है। और आय और स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में भारत की जो निम्न स्थिति है, ये स्थिति इस बात को तय करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अविकसित है। समझ गए? अगली जो समस्या है, अगला जो लक्षण है वो है गरीबी। जी हाँ स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का अविकसित जो रूप परिलक्षित करती है उनमें से एक है गरीबी की समस्या। गरीबी की समस्या। सभी अविकसित राष्ट्र जो हैं वो आज गरीबी की समस्या का सामना कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 और 12 के वर्ष में भारत में 21.92% व्यक्ति है वो गरीब हैं। 2011 और 12 में सचिन तेंदुलकर के अनुमान के अनुसार गरीबी वह स्थिति है जिसमें अपनी गरीबी, अब किसको हम गरीब कहेंगे? कौन होता है गरीब? तो स्टूडेंट्स, गरीब वो होता है जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता, वो व्यक्ति गरीब है। अब जीवन की मूल आवश्यकताएं कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। भारत जैसे राष्ट्र में जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताओं का सामान है वो 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन 3 चीजों को भारत में मूल सुविधाओं में शामिल किया जाता है, जबकि अमेरिका में वो व्यक्ति गरीब है, वहां का जीवन की जो मूल आवश्यकता है वो एक कार है। अलग अलग देशों में मूल आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग है। भारत में क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जबकि अमेरिका में ये स्तर क्या है? गाड़ी का। समझ गए? गरीब कौन होता है? जिसको मूल सुविधाएं नहीं मिलती हैं जीवन की। स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक भारत में इस चीज का निवारण नहीं हो सका है। इस गरीबी का निवारण स्टूडेंट्स नहीं हुआ है आज तक। और गरीबी भारत को विरासत में मिली। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में विरासत के तौर पर यहाँ क्या छोड़ के गया था? गरीबी। कंगाल बना के गया था भारत। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। ये जो गरीबी है ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने यूं पैर पसारे पड़ी है, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे बड़ी चुनौती है गरीबी की समस्या। भारत सरकार देखो प्रयास तो कर रही है इस समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन इस समस्या के बराबर कौन चल रही है? जनसंख्या वृद्धि। वो कदम से कदम मिला के गरीबी का साथ दे रही है, दोनों साथ में चल रहे हैं। भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से इस पे काबू नहीं कर पा रही है कि सभी लोगों को जीवन की मूल आवश्यकताओं को वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा संभव नहीं हुआ है कि इस गरीबी को कम किया हो। विकास जो है, विकास का जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों तक आज भी नहीं मिला है। भारत सरकार इतने प्रयास कर रही है, इतनी योजनाएं चला रही है, इतने लाभ दे रही है, गरीबों को घर बना के दे रही है, उनको
लेकिन समाज के जो तबका है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनको इन सुविधाओं की जरूरत है, उनको इन सभी इस विकास का लाभ है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो विकास की जो रफ्तार है वो भारत में इसी वजह से कम है, क्योंकि ये समस्याएं जो हैं वो कम नहीं हो रही हैं और समस्याओं की स्पीड है ज्यादा और विकास की स्पीड है एकदम स्लो, धीमी धीमी। आगे कौन जाएगा, विकास या समस्याएं? समस्याएं जाएंगी आगे। आज भी भारत की जो जनसंख्या है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो गरीब है। 1/4 हिस्सा ही क्या था, निरक्षर था, और 1/4 हिस्सा ही क्या है, गरीब है। समझ गए? अगला जो लक्षण है, तो ये भी क्या साबित करता है कि भारत जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है। अगला जो हम लक्षण ले रहे हैं वो है भारत के अधिकतर लोगों का जो जीवन है वो कृषि पर निर्भर है। अधिकतर जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन का गुजर बसर करने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, कृषि पर डिपेंड करते हैं। और वर्षा जो है, मानसून की अनिश्चितता है यहाँ पर। कभी सूखा पड़ जाता, कभी अकाल पड़ जाता, कभी अतिवृष्टि हो जाती, कभी अनावृष्टि हो जाती है। जो कृषि करता है वो तो गया ना। तो देखिए, आइए किस प्रकार से जो है वो कृषि पर निर्भरता भी हमारी अविकसित अर्थव्यवस्था को अविकसित जो रूप है वो प्रदान करती है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। कृषि पर निर्भरता। भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो आज भी किस पर निर्भर करती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्रक मैंने आपको बताए थे कि अधिकतर जो लोग हैं वो आज भी भारत में अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में लोगों का रुझान तो हुआ है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो हैं वो लोगों को पूरी तरीके से रोजगार देने में असफल रहे हैं। सुधार तो वो कर रहे हैं, रोजगार तो वो दे रहे हैं, लेकिन सभी को नहीं दे रहे। इसीलिए लोगों को अपना जीवन गुजर बसर है वो कहाँ करना पड़ता है, कृषि। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, कृषि क्षेत्र पर उसकी निर्भरता में कमी आ जाती है तथा उद्योग एवं सेवा पर निर्भरता में वृद्धि होती है। यद्यपि भारत में कृषि पर निर्भरता में कमी आई है, लेकिन यह कमी जो है वो बहुत ही धीमी। अभी मैंने आपको बताया ना, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो हैं वो अपना बढ़ा तो रहे हैं, योगदान दे तो रहे हैं विकास में, लेकिन उनके जो विकास में योगदान देने की स्पीड है वो कम है, बहुत ही धीमी गति है वो। स्वतंत्रता के समय लगभग 72% जो जनसंख्या थी, 72% लोग हैं वो कृषि से अपना जीवन गुजर बसर करते थे, जो कि आज का जो रोजगार है, आज का जो कुल रोजगार है उसका लगभग 49% अकेला कहां से आता था, कृषि से। इनकम का 49% हिस्सा अकेला कहां से आता था, अकेली कृषि से आता था। 72% लोग कृषि करते थे। कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र की ओर लोगों का पलायन होने लग गया। लोगों ने कृषि को छोड़कर दूसरे कामों में, जैसे विनिर्माण है, सेवा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया।
लेकिन ये कदम फिर भी स्लो ही रहे हैं, धीमे ही रहे हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी क्या प्रदर्शित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, अविकसित है। कैसी है, अविकसित है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली समस्या जो है वो अगला लक्षण है वो बेरोजगारी की समस्या, जो ये बात साबित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अविकसित है। बेरोजगारी, बेरोजगारी को लेकर चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस प्रकार से बेरोजगारी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये रूप प्रतिबंधित करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।